तो दोस्तों आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMI से पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों स्टूडेंट को मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल WMI से पर निरंतर क्लासेस आपका क्रैश कोर्स साइंस का चल रहा है। उसी क्रैश कोर्स में आप सभी से फिर से सभी साथियों को पुनः इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने बता दे बाबू, इस चैनल के जरिए से 3 लेसन तक के हम 3 पार्ट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया इस क्रैश कोर्स में। पुनः आप सभी को इसी क्रैश कोर्स में आज फिर से वेलकम करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है निरंतर क्लासेस हमारे इस चैनल पे चल रहा है क्रैश कोर्स 10वां का साइंस का। पूरा आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए पार्ट 4 वीडियो हमने क्रैश कोर्स के माध्यम में लेकर आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जोरदार तरीके से पहले लाइक करिए और इसे शेयर करिए। आप सभी को बता दें बाबू कि हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल पे। आप सभी को मालूम होना चाहिए सर, लगातार निरंतर क्लासेस चल रही है। आप सभी को एकदम जोरदार तरीके से इसको सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है। जो भी स्टूडेंट इस वर्ष मैट्रिक का एग्जाम देंगे वे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। आप सभी विद्यार्थी न्यू हो पुराने हो सभी को जुड़िए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। इस सेशन से, इस सेशन में बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी एकदम पूरा फुल्ली चल रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसी 50% ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हम अपना चैनल WMI से पर चल रहा है। जो भी नहीं हो पुराने हो, जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि 10वां का पूरा क्रैश कोर्स आ गया साइंस का और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर के 22 तक पूछा गया टोटल प्रश्न का निचोड़ हम दे रहे हैं। आप सभी को अच्छा एग्जामिनेशन में कर पाइएगा। उम्मीद है जो भी स्टूडेंट न्यू हो पुराने हो बाबू इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, इसमें इन्वॉल्व होइए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन करिए कि अब ऑब्जेक्टिव का घबराने की बात नहीं। ऑब्जेक्टिव का धाकड़ बैच WMI से चालू हो गया है। गरीब बच्चों के लिए हम पूरा फुल्ली सुविधा इस चैनल पर दिया गया है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है सर, हमने पार्ट 3 तक वीडियो करवा दिए हैं। आज जो इस क्रैश कोर्स का पार्ट 4 वीडियो है, सभी को एकदम जोरदार तरीका से इस सेशन में जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट नहीं हो पुराने पूरा वीडियो का अंत तक बना रहना है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए क्रैश कोर्स से पार्ट 4 में फिर से आप सभी का स्वागत करके आज का वीडियो लिटरेचर का हमने शुरुआत करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन हम साइंस का क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी को दिख रहा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपका बोर्ड लेवल का दे रहे हैं बाबू। एग्जाम का समय मात्रम बहुत करीब आपका आ गया है, इसी को देखते हुए हमने चालू किया है। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आप सभी को आंसर लगाना है, क्योंकि समय मात्रम आपका पास बाबू 2 मंथ का रहा है बाबू। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके यही 2 महीना तैयार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बता देगा कि कितना स्कोर आप कर पाइएगा। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण का, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी में उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो जो ऋणात्मक होता है सर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन सर जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए धनात्मक किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है बाबू वो धनात्मक होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, हम दोनों को याद कर जाइए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को जानकारी दीजिए। ऑब्जेक्टिव का तैयारी का ललकार बैच एकदम चालू हो गया बाबू, अब किसी को घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन करवा रहे हैं, एकदम VVI क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन में लड़ाई जाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसे VVI करके सभी स्टूडेंट एकदम वेरी इंपोर्टेंट करके इसको याद करिए। आपका एग्जाम का समय बहुत कम है सर, आपके पास आपका मात्रम 2-2.5 महीने टाइम आपका बाबू, एकदम याद करते जाइए। आज का डेट भी निकल गया एग्जाम का। 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होगा बाबू और आपका 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम होगा। ये सभी को आपको हालात को देखते हुए आप सभी को हम तैयारी में जुड़े रहे हैं, क्योंकि बहुत समय कम रहा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर, यदि आप फिजिक्स से पढ़े होंगे सर, तो क्वेश्चन ये वाला है, ये प्रकाश का परिवर्तन से किया गया है। उसमें साबित हुआ सर F बराबर R/2। तो जो होता है बाबू फोकस जो होता है, फोकस जो होता है वो त्रिज्या का क्या होती है सर, त्रिज्या के आधी होती है। ये 2 का मतलब है कि 1/2 से भाग पड़ा हुआ, और त्रिज्या R का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है बाबू क्या होता है, फोकस जो होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। और यहाँ पर उम्मीद करते हैं इस फॉर्मूला से आपको मालूम हो गया होगा सर कि किसी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है दर्पण के, तो F बराबर R/2 का संबंध है, F बराबर R/2 का। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर यदि त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, F बराबर लिख लेना R/2, यहाँ से R का मान निकाल लेना है, तो R बराबर हो जाएगा 2F। यदि पूछा जाए त्रिज्या में क्या संबंध है, तो त्रिज्या में फोकस के दुगनी के संबंध है। यदि फोकस में क्या संबंध है त्रिज्या से, तो आधा के संबंध है। आई होप उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सभी को इस क्वेश्चन का निष्कर्षण समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 3 पे बात करेंगे। जी हाँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 से 18 क्वेश्चन हम इस ऑब्जेक्टिव सेशन का दे रहे हैं। जो ललकार तुम्हारा एकदम ऑब्जेक्टिव चल रहा है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एकदम अच्छा कर पाइएगा एग्जाम
एग्जामिनेशन में इससे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है, यानी एक सामान्य आंख मनुष्य का कितना दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन बी में 25 मीटर, ऑप्शन ए में 25 मीटर, ऑप्शन बी में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 25 मिलीलीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि सामान्य दृष्टि दोष को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी है जो बाबू 25 सेंटीमीटर है। वहां पे स्टूडेंट बकाया जाता सर देखिए सब में 25 लगा हुआ, लेकिन आपको देखना कि सेंटीमीटर किस में लगा हुआ, तो सेंटीमीटर वाला ही आंसर आपका सही होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर कि सामान्य दृष्टि का न्यूनतम दूरी होगा 25 सेंटीमीटर, अब पूछा जाए दूर बिंदु कितना होता है सर, तो दूर के लिए जो है मनुष्य आप अनंत तक देख सकता है, दूर के लिए अनंत होता है सर। और एकदम आपको पूछा जाए न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। आइए आप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा एकदम VVI क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इसको एकदम याद करके पी जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आई होप उम्मीद करता हूं सर ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से किया गया। आपको मालूम होगा सर कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरते हैं तो मूल 7 रंगों में बांट देती है, और इसी क्वेश्चन में से पूछ रहा कि कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो आपको मालूम होगा इसका ट्रिक है सर बैजा नी पिनाला। आई होप उम्मीद करता हूं सर इससे आपको मालूम हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल। तो जो सबसे ज्यादा झुकता है सर वे रंग तो होता है बैगनी होता है, जो सबसे ज्यादा झुकता है सर क्या होता है सर बैगनी होता है, और जो सबसे कम जो झुकता है बाबू वो लाल होता है। आई होप उम्मीद करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम जो रंग झुकता है बाबू वो लाल झुकता है। कौन झुकता है, लाल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक कौन झुकता है, तो सबसे ज्यादा अधिक जो झुकता है बाबू बैगनी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल का। एक एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 को एकदम याद करके रहिए, क्योंकि जिस तरीका से पूछे आपको एकदम लगा देना है। तो आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आया होगा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजारने पे सबसे कम झुकता है, तो लाल झुकता है, और सबसे अधिक कौन झुकता है सर, तो बैगनी झुकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच आ गया। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा कि मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए में आभासी और सीधा, ऑप्शन बी में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में दिया आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में दिया वास्तविक और सीधा। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी को आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होता है, छवि का मतलब प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो वास्तविक और उल्टा बनता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे बात कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपका 2023 एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे, एकदम उम्मीद से हम लोग क्वेश्चन करवाने बाबू। आपका बहुत लाजवाब क्लासेस चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के किस घटना के कारण। ऑप्शन ए में दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आई होप हम उम्मीद करता हूं बाबू आप सभी को मालूम होगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई प्रतीत होता है किस घटना के कारण, तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है बाबू प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, एकदम इसे भी VVI करके एकदम याद कर जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपका 2023 एग्जामिनेशन में मिलेंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की राइट आंसर हो गया बाबू कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के किस घटना के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन और बनता है सर कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण, तो आप लगा दीजिएगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग भी प्रकीर्णन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा था। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस सेशन का, जोरदार तरीका से लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, आप सभी को इन्फॉर्मेशन कर दो कि आपका ललकार बैच एकदम चालू हो गया बाबू। एकदम किसी को ऑब्जेक्टिव के लिए अब घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट पूरा सेशन को पढ़ लेगा, आई होप उम्मीद करता हूं आप 90% स्कोर मैट्रिक बोर्ड में कर सकते हो। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन तुम्हारा करवा रहे हैं बाबू। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण में बढ़ रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है। ऑप्शन ए में O2, ऑप्शन NH3 अमोनिया, ऑप्शन सी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी गैस कौन है बाबू, तो ग्लोबल वार्मिंग को जो फैलाने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट माना गया है उस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7
आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम 8 पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सभी के बीच आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखा होगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए में दिया उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में अपचयन अभिक्रिया। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, तो वे जो है उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कि शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 9 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसे VVI करके तुम याद करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, जैसा कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होता है। आप सभी को मालूम होगा सर, सभी के घरों में दिवाली के दिनों में देखिएगा सर, सभी के घरों में पेंटिंग चलता है। उस पेंटिंग में पहले नाद में पानी लेता है सर, और इस पानी के अंतर्गत यदि कली चूना को डाला जाता है तो आपको देखते हैं वो जैसे ही चूना गिरता है इस पानी में तो वैसे ही देखिएगा बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। आपको मालूम है किसी अभिक्रिया में उष्मा का निकलना कैसा अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप, उम्मीद करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आ गया होगा कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है, तो वे जो होता है बाबू उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन ए में तुम्हारा उष्माक्षेपी, ऑप्शन बी में उष्माशोषी, ऑप्शन सी में विस्फोटक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 की राइट आंसर हो जाएगा कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है बाबू तो वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन ए में कॉपर, ऑप्शन बी में Hg मतलब पारा हो गया, Ag मतलब वो चांदी, आपका Au मतलब सोना। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है बाबू वे जो है कॉपर इसमें से है। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, यानी कहने का मतलब है चांदी और सोना और पारा में और कॉपर में, यानी कौन ज्यादा अभिक्रिया कर लेगा। तो इस सभी के तुलना में सर कॉपर में ज्यादा अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में पाया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 11 पे बात करेंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, इसे याद करिए। क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन डी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Ca*H के होल टू। ये क्वेश्चन को हर बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, एकदम VVI करके इसे भी याद करिए आप सभी को। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर Ca*H का होल टू। इसको पढ़ेंगे क्या सर, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसी को शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, इसी को शुष्क बुझा हुआ भी चूना कहा जाता है, या फिर आपका चूना भी पूछे तो इसका दोनों का क्वेश्चन का आंसर यही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, एकदम याद करिए सब क्वेश्चन को। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को इन्फॉर्मेट करिए कि सर आपका ऑब्जेक्टिव का क्लासेस चालू हो गया हमारे चैनल पे। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा मजा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। हम बतला देते हैं सर, ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बनवा करता है। क्वेश्चन पूछा गया सर लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। लाल को क्या कर रहा है सर, लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला। इसके लिए हम एक ट्रिक देते हैं सर, आप कभी नहीं भुलाइएगा। यदि कोई विलयन रहे सर और वे लाल को नीला करे, उसके लिए हम एक ट्रिक देते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। इसको आप याद करिएगा, छलनी। क्या याद करिएगा, छलनी। छा से हो गया सर छारिए, और देखो जब कोई लाल को नीला करेगा क्या करेगा, ला से हो गया लाल और नी से हो गया नीला। जब कोई लाल से नीला करेगा लाल से, तो आप छारिया मारिएगा। क्या मारिएगा, छारिए, अर्थात वह विलयन का पीएच मान जो होगा छारी होगा। आई होप, उम्मीद करता हूं इस ट्रिक का आप सभी को मालूम हो गया होगा सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, देखिएगा तो लाल को क्या कर रहा है सर, तो नीला कर दे रहा है, तो सर उसका पीएच मान क्या होगा, छारिए। और हम उम्मीद करते हैं सर छारिए का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो अब देखो ये 11 भी छारिए सर, 10 भी छारिए सर, 5 अम्लीय है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ सर तुम्हारा, यहाँ पर छारिए को खोजना है। ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में दिया 10, ऑप्शन सी में दिया 5, ऑप्शन डी में दिया ए और बी दोनों। तो 5 खाली इसमें अम्लीय है सर, और 11 और 12 दोनों को दोनों छारिए है। आई होप, उम्मीद करता हूं सर अब अभी जस्ट बताएं कि जब कोई लाल को नीला करेगा तो क्या रहेगा, छारिए। और यहाँ पे दूधू को पीएच मान 11 भी दिया हुआ और 10 भी दिया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 12 का
क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर हो जाएगा कि कोई बिलियन लीला लिटमस पाथों को लाल कर रहा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात ये भी क्षारीय है और ये भी क्षारीय है। आई होप उम्मीद करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया। और यदि सर कोई बिलियन यदि नीला को लाल करेगा, ये लाल को नीला किया, और यदि कोई नीला को लाल करेगा उसका एक ट्रिक हम और देते हैं। इस ट्रिक को आप लोग देखिएगा, बहुत लाजवाब होने वाला है। यदि नीला को लाल करेगा उसके लिए आप लोग को याद रखना है बाबू अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है, इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई नीला को लाल करेगा तब क्या रहेगा? अम्ल रहेगा, और यदि लाल को नीला करेगा तब क्षार रहेगा। आई आप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रिक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एड्रीनालिन है, ऑप्शन बी में एस्ट्रोजन है, ऑप्शन सी में दिया हुआ पाराथायरोमोन है, ऑप्शन डी में दिया हुआ कैलिस्टोनिन है। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन जो है बाबू, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये एड्रीनालिन है आपका आपातकाल हार्मोन। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर एड्रीनालिन जो है बाबू एक आपातकाल हार्मोन है। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 13 समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, आप सभी को एकदम अंत तक बना रहना। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसका लाभ उठाइए। आई होप उम्मीद करता हूं सर आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए में दिया उल्टी आना, ऑप्शन बी में अत्यधिक लार निकलना, ऑप्शन सी में दिल का धड़कन, ऑप्शन डी में दिया चबाना। हम बता देते सर ऐच्छिक क्रिया एक होता है और एक होता है बाबू अनैच्छिक क्रिया। तो हम बता देते हैं सर ऐच्छिक क्रिया व अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जो हमारा इच्छा के अनुसार हो, मानव के इच्छा के अनुसार हो, वैसी क्रियाएं को ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे में सर थूक का फेंकना, समझ में आ रहा है आपका? ये सब तुम्हारा हो गया ऐच्छिक क्रिया। और सर जैसे में कहने का मतलब अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया वैसी क्रिया जो मानव के द्वारा इच्छा से नहीं होता, तो वैसी क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी सभी का सभी जो दिया गया इसमें अनैच्छिक क्रिया, अब एक जो है बाबू उसके अंदर ऐच्छिक क्रिया डाल दिया गया। तो सर उल्टी आना ये भी अनैच्छिक क्रिया, किसी का इच्छा से नहीं होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। सर अत्यधिक लार निकलना ये भी अनैच्छिक क्रिया, कोई किसी का मन नहीं रहता कि हम लार को निकालें। दिल का धड़कना, कोई अपना मन से नहीं दिल को धड़काता सर, ये भी अनैच्छिक क्रिया। लेकिन सर चबाना जो है एक प्रकार की ऐच्छिक क्रिया है। आई होप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 सभी को समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है बाबू एक ऐच्छिक क्रिया डाल दिया गया है, यही अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप उम्मीद करता हूं ऐच्छिक अनैच्छिक आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 16 क्वेश्चन आपका डेली की डेली क्लासेस में मिल रहा है, इसे आप याद करते जाइए। आप 2 महीना में आपका 44 आपका जो है 80% स्कोर खड़ा हो जाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन के निम्नलिखित में से किसमें होती है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ ईस्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन सी में दिया हुआ अमीबा में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर लगाना आप सभी साथियों को कि सर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो वे जो होती है बाबू ईस्ट में होती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक नंबर 15 की राइट आंसर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसमें होता है बाबू? तो ईस्ट में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 17 से 18 क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी सांस लेने से वह बीमारी फैलता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ डायरिया, ऑप्शन बी में टीबी, ऑप्शन सी में दिया हुआ निमोनिया, ऑप्शन डी में दिया हुआ बी और सी दोनों। आई होप उम्मीद करता हूं सर क्वेश्चन नंबर 16 सभी को समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से फैलता है? तो वे जो है बाबू टीबी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपका सांस में प्रॉब्लम आएगा तो समझिए टीबी का आपका रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग जो है टीबी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, इसके आप लोग याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो वे जो होती है बाबू ईस्ट में होती है। ये देखो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 था तुम्हारा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो वे जो होती है ईस्ट में। यही तक हमारा वीडियो है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 ही तक। आप सभी को आई होप उम्मीद करता हूं आज का क्वेश्चन 17 था बाबू, बहुत स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इसी तरीका से आप डेली की डेली हमारे क्लासेस में जुड़िए। हमारे वीडियो यहीं तक आज तक रहेगा बाबू। 15 से 16 क्वेश्चन हमने करवाया। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को जानकारी करिए। आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी का क्लासेस आ गया है WMI से, पर हर सब्जेक्ट की तैयारी होता बाबू। अभी आपका साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके बाद आप भी क्लासेस चलेंगे। आज तक मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।